रोमा ने कहा, तुमने मुझे उस दिन अपनी जिंदगी से निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी निर्भय, जिसका हर्जाना आज तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तभी वहां एक आवाज आई जिसे सुनकर सब चौंक गए। सोच लो, कहीं हर्जाना तुम्हें ना भरना पड़े। एक अरविंद के मर्डर का और दूसरा मुझे जान से मारने की कोशिश का। रोमा स्तब्ध रह गई। सामने मीनाक्षी थी, उसकी बहन, व्हील चेयर पर। रुद्र ने उसकी व्हील चेयर को पकड़ कर रखा था। अधिराज अपनी माँ को सामने देख दंग रह गया। अपनी माँ को सामने देख अधिराज की आंखों में नमी आ गई। उसकी जिंदगी के दो सबसे खास लोग उसके सामने थे। पहले सिया और अब उसकी माँ, जिन्हें वो मरा मान रहा था। लेकिन कितना ही अभागा था वो, आज उन दोनों का ही गुनहगार बनकर सामने खड़ा था। लेकिन बेटे का दिल था, भागा अपनी माँ के पास, उनको जाकर हक कर लिया। अधिराज, माँ आप जिंदा थी? कहाँ थी इतने समय से? पूरे 10 साल आप मुझसे दूर रही। मीनाक्षी, दूर नहीं रही, रखी गई हूँ मैं अधी। रुद्र, इन्हें पिछले हफ्ते ही होश आया है। जब देहरादून में कमिश्नर सर तुम्हारे माँ की एक्सीडेंट की फाइल खुलवाई तो पता चला कि वो लाश इनकी नहीं थी, किसी और की थी। ये मंसूरी के हॉस्पिटल में थी और पिछले 10 वर्षों से कोमा में थी है। इनका एक्सीडेंट और किसी ने नहीं, रोमा ने किया था। मीनाक्षी, मेरे अरविंद को भी इसने ही मारा है। उनके क्लिनिक में भी आग इसने ही लगाई थी। मीनाक्षी ने कांपते स्वर में कहा। अधिराज ने जैसे ही सुना, वो पागल हो गया। जिसने उसके माता पिता को मारने की कोशिश की, वो इसी का साथ देता रहा। वो पलटा। अधिराज, रोमा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रिमिनल तो तुमने मुझे बना ही दिया है लोगों की नजरों में। ये काम कर ही देता हूँ मैं। रोमा ने जैसे ही अधिराज को अपनी तरफ आते देखा, उसने गौरांगी को अपनी तरफ खींच लिया और बंदूक गौरांगी की कनपटी पर तान दी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन गौरांगी के सर पर गन देख सबकी जान निकल गई। सबके मुंह से एक साथ निकला, शिवाक्ष, गौरी, निर्भय, गौरी, विक्रम, गौरांगी, रोमा। रोमा ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। इसमें तुम सबकी जान बसती है ना? तो इसे जिंदा देखना है तो निर्भय, विक्रम, पेपर्स पर साइन करो। उसने उनकी तरफ पेपर्स फेंकते हुए कहा। निर्भय ने उन्हें उठाया। रुद्र, तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगी रोमा। बेहतरी यही है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रोमा, मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना ऑफिसर, नहीं तो मैं तो जाऊंगी ही। ये लड़की भी नहीं बचेगी। तुम साइन कर रहे हो या नहीं? विक्रम, रोमा, कुछ मत करना गौरांगी को। ये लो, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, ये रही। निर्भय के साथ साथ विक्रम ने एक पल नहीं लगाया साइन करने में। गौरांगी की आंखें भर आईं। सब उसे जान से ज्यादा चाहते थे। रोमा, हटो मेरे रास्ते से। ये पेपर्स दो मुझे। वो गौरांगी को लेकर बाहर निकल गई। शिवाक्ष और बाकी सब बाहर निकले, सबकी जान पर बनी थी। तब तक पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन गौरांगी को रोमा के पास देख कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। हल्की सी ठंडी हवा थी, लेकिन माहौल में ऐसा खून खौलाने वाला तनाव घुल चुका था कि हर सांस भारी लग रही थी। रोमा का हाथ कांप नहीं रहा था। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी और उसकी उंगली गन के ट्रिगर पर टिकी थी। गौरांगी की सांसें तेज थीं। उसकी पीठ ठंडी कार की बॉडी से लगी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चिपक गई थीं। शिवाक्ष, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। अब गौरांगी को छोड़ो। रोमा, अभी कहाँ, ये लड़की तो मेरी आज़ादी का रास्ता है। ये लड़की, मुझे पागल समझा है, इसे छोड़ दूंगी तो यहाँ से निकलूंगी कैसे? रुद्र, तुम गलती कर रही हो रोमा, यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। रोमा तेज आवाज में, तुमने अभी रोमा को जाना नहीं है लड़के। मैंने सालों पहले भी पुलिस को बेवकूफ़ बनाया था, अब भी कर सकती हूँ। रोमा को बातों में उलझे देख शिवाक्ष अब उसके बिल्कुल सामने था। उसे अचानक से अधिराज ने एक इशारा किया जिसे वो समझ गया था। शिवाक्ष के माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। अधिराज के चेहरे पर एक गहरी टूटन। रोमा की सच्चाई ने उसकी रीढ़ तोड़ दी थी, लेकिन इस वक्त उसकी नज़रों में सिर्फ गौरांगी को बचाने का इरादा था। शायद उसके गुनाहों का कुछ प्रायश्चित हो जाए। शिवाज का धीरज अब जवाब दे चुका था। गौरांगी को ऐसे देख उसके अंदर का राक्षस जाग उठा था, जो अब सब पर भारी पड़ने वाला था। इसलिए उसने एक आखिरी बार, शिवाज धीरे से लेकिन ठंडे स्वर में, रोमा ये आखिरी मौका है, गन नीचे रख दो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेवार तुम खुद होगी। रोमा ने ठंडी हंसी हंसी। रोमा, तुम मुझे रोक पाओगे? नामुमकिन। उल्टा अपनी और अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, पीछे से 4 हथियारबंद गुंडे आ गए। उनके हाथ में लोहे की रॉड, चाकू और पिस्टल थी।
शिवाक्ष ने गौरांगी की ओर एक सेकंड देखा, बस आंखों से इशारा किया, मैं हूँ। एक गुंडा शिवाक्ष पर झपटा, लेकिन उसने साइड स्टेप लेते हुए उसकी कलाई पकड़कर इतनी ताकत से मोड़ी कि पिस्टल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसी मोमेंट पर अधिराज ने एक और गुंडे के पेट पर घुटना मारा और उसका चेहरा कार के शीशे से दे मारा। तब तक रियांश ने सेरा और डैनी को सिया और मीनाक्षी का ध्यान रखने को कहा था, क्योंकि रोमा उनके भी पीछे थी और बाकी सभी को पुलिस की हेल्प से कार में सुरक्षित कर चुका था। रोमा ने गौरांगी की पकड़ और मजबूत कर दी। ट्रिगर दबने ही वाला था कि गौरांगी ने अचानक अपनी एड़ी से रोमा के पैर पर पूरी ताकत से चोट मारी। रोमा चीखी और इस एक सेकंड के गैप में शिवाक्ष ने छलांग लगाई। धड़ाम! शिवाक्ष और रोमा दोनों जमीन पर गिरे। गन दूर जा गिरी। बाकी गुंडे पर अब पुलिस वाले टूट पड़े। तभी एक ने शिवाक्ष के कंधे पर चाकू से वार किया। कपड़े फट गए और खून बहने लगा, लेकिन शिवाक्ष ने उसकी कलाई पकड़कर इतनी जोर से झटका कि चाकू उसके ही सीने के पास आ गया। शिवाक्ष के कंधे से खून बहता देख गौरांगी गौरांगी की सांसें रुक गईं। वो चिल्लाई, गौरांगी! शिवाक्ष! शिवाक्ष ने उसे देखकर एक स्माइल दे दी और सिर हिला दिया कि वो ठीक है। तभी अधिराज पीछे से आया और उसने तीसरे गुंडे को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। एक दो तीन लगातार मुक्के, जब तक कि वो हिलने की हालत में ना रहा। गौरांगी शिवाक्ष की तरफ जा रही थी, लेकिन एक गुंडा उसकी तरफ दौड़ा। उसने डरते हुए एक लोहे की रॉड उठा ली और पूरे जोश से बाहर गया। रॉड उसके कंधे पर लगी और वो लड़खड़ाया। तभी शिवाक्ष ने उसे पीछे से पकड़कर सीधा स्लीपर होल्ड में बेहोश कर दिया। रोमा उठ चुकी थी। उसके हाथ में फिर से गन थी। उसने सीधे गौरांगी पर निशाना साधा। रोमा, अब कोई नहीं बचेगा। तुमने मिलकर सब खत्म किया है ना? मैं जाने से पहले तुम सबको ऐसा जख्म दूंगी जो तुम हमेशा याद रखोगे। शिवाक्ष, नहीं रोमा। लेकिन रोमा फायर कर चुकी थी और बुलेट गन से निकल गई थी। दाएं! गोली चलने की आवाज सुन गौरांगी सन रह गई थी। शिवाक्ष उसे लेकर कूद चुका था एक तरफ को, लेकिन गोली उसके कंधे को छूकर निकल चुकी थी, जिसमें से खून बह रहा था। गौरांगी! शिवाक्ष! गौरांगी चीखी, लेकिन शिवाक्ष ने अपने दर्द की परवाह नहीं की और रोमा का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर झटका और जमीन पर गिरा दिया। लेकिन अब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। इतने में अधिराज वहां आया। उसने गन उठाकर रोमा पर तान दी। गौरांगी ने गिरते हुए शिवाक्ष को तुरंत संभाला और उसे देख गौरांगी की हालत कांप रही थी। अधिराज, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, तो आज मेरे गुनाहों का प्रायश्चित तुम्हारे खून से ही होगा। लेकिन तब उसने शिवाक्ष की टूटी हुई आवाज सुनी। शिवाक्ष, नहीं अधिराज, अपने हाथ गंदे मत करो। इसकी सजा कानून देगा। तभी क्यांस और रुद्र की टीम आगे आई। रुद्र ने आगे बढ़कर अधिराज से पिस्टल ली। रुद्र, सही कह रहा है शिवाक्ष, तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है, उसके लिए बर्बाद मत करो। दोनों रोमा और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर ले जा चुके थे। वहां से रोमा के खिलाफ इतने सबूत थे कि शायद उसे फांसी की ही सजा होती। तूफान आकर जा चुका था, लेकिन बहुत कुछ ले गया था अपने साथ। गौरांगी ने शिवाक्ष की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। गौरांगी, शिवाक्ष प्लीज आंखें मत बंद करिएगा, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। गौरांगी के दिल में टीस उठी। शिवाक्ष ने अपना खून से भरा हाथ उसके गाल पर रख दिया। शिवाक्ष, आई लव यू। उसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं। गौरांगी की आंखें शिवाक्ष को देख पथरा गईं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल के आईसीयू कॉरिडोर में नीली सी ट्यूब जल रही थी। मशीनों की आवाज और डिसइंफेक्टेड की महक थी हवा में। सबके सब शिवाक्ष की सलामती की प्रार्थना में लगे थे। श्रेया का रो रो कर बुरा हाल था। उसका बच्चा अंदर था। श्रुति देख रही थी कि कैसे शिवाक्ष ने उनकी गौरी को तो सुरक्षित कर दी, अब खुद जान अटकाए बैठा था। निर्भय विक्रम रोमा नाम के इस तूफान ने आज उनके बच्चों को मौत की कगार पर पहुंचा दिया था। अधिराज उस परिवार को देख रहा था। कहीं ना कहीं इसकी वजह वो भी था। सिया और नील अपने भाई की ऐसी हालत देख बस बेबस थे। सबकी जान पर बनी थी। शिवाक्ष अंदर था, उसकी सर्जरी चल रही थी। रांगी वहां एकटक लगाए बस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रही थी। रियांश उसके पास आया। रियांश, भाभी चिंता मत करिए, वो फाइटर है, उसे कुछ नहीं होगा। गौरांगी ने रियांश को देखा। अगले ही पल उसके गले लग गई वो। टूट गई गौरांगी। गौरांगी, रियांश, वो गोली मेरी थी जो शिवाक्ष ने अपने ऊपर ले ली। मेरी हर मुश्किल के रास्ते में वो खड़े हो जाते हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? गौरांगी की बात सुन रियांश भी बेबस ही महसूस कर रहा था खुद को।
कुछ नहीं कर पाया अपने दोस्त के लिए वो। गौरांगी, किसी अनदेखी डोर की तरह मेरी सुरक्षा करते हैं वो, और मैं यहाँ पर। उसकी आवाज बीच में ही रह गई जब ओटी का दरवाजा खुला। आदित्य अपनी टीम के साथ बाहर आई। आदित्य, जीजू ठीक है पर कमजोरी बहुत है, ठीक होने में टाइम लगेगा। उसकी बात सुनकर सबकी जान में जान आ गई। श्रेया, मेरा बच्चा, महादेव कोटि कोटि आभार है आपका। मैं उससे मिलूं? आदित्य, आंटी एक एक करके सबने हाँ में सिर हिला दिया। तभी श्रेया ने गौरांगी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्रेया, जा गौरांगी अंदर जा। बेटे, तुझे देखेगा तो उसके मन को तसल्ली होगी। गौरांगी ने सिर हिलाया पर कुछ कह नहीं पाई। चुपचाप अंदर चली गई वो। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। शिवाक्ष लेटे थे वहां, उनके हाथ में कैनुला थी, लेकिन गौरांगी ने धीरे से वो हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की ठंडक महसूस करते ही वो बरसों की थकान सब आंसू में आ गई। लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। गौरांगी वैसे ही उसका हाथ पकड़कर बैठी थी वहां। उसी समय उसने शिवास की उंगलियों को हिलता हुआ महसूस किया। गौरांगी, पायलट साहब, आप मेरी जान लेने वाले थे। आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। शिवास को होश आ गया था। गौरांगी की बात सुनकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शिवास, जब आप वहां थी तो मेरी भी जान अटकी थी। शिवाक्ष अभी भी मुश्किल से बोल पा रहा था। गौरांगी की आंखें भर आईं। गौरांगी, क्यों करते हैं आप ऐसे? सब कुछ मेरे लिए क्यों दांव पर लगा देते हैं? शिवाक्ष, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं। गौरांगी की ओर शिवाक्ष के माथे पर झुक गए। गौरांगी, रेस्ट कीजिए आप, मैं बाकी सबको बताती हूँ कि आपको होश आ गया है। शिवाक्ष ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और गौरांगी बाहर चली गई। सबको बताने की शिवाक्ष को होश आ गया था। शिवाक्ष को गौरांगी की आंखों में बेचैनी दिखी थी, अजीब सी, जिसे उसने टेंशन सोचकर परे कर दिया। लेकिन था कुछ उसके मन में। अगले कुछ दिन बहुत जल्दी से बीते। शिवाक्ष को 15 दिन लग गए हॉस्पिटल से घर आते आते। इन दिनों में सबने उसका बहुत ध्यान रखा था। सबके ध्यान रखने से वो जल्दी ठीक भी हो गया। सबसे ज्यादा गौरांगी ने उसकी केयर की। इन 15 दिनों में गौरांगी ने उसे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ा। दवाई क्या, डाइट क्या, ड्रेसिंग क्या, सब कुछ की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। सिर्फ रात को घर जाती थी वो सोने रियांश को छोड़कर। लेकिन शिवाक्ष देख रहा था वो सब कर रही है, लेकिन वो उसकी गौरांगी नहीं है। फर्ज निभा रही थी जैसे, पर उसकी गौरी कहीं गायब थी। इन 15 दिनों में उसने उससे कोई बात नहीं की थी। वो कुछ पूछता बस हाँ ना में जवाब दे देती। पास बुलाता तो बहाना बना देती। कुछ था जो उसके दिल में गहरा लगा था। यही बात उसे परेशान कर रही थी। सबके साथ ही वो चुप थी, जैसे साथ रहकर भी कोसों दूर थी वो उससे। सिया ने भी उसे एक दिन बताया था कि गौरी ने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की थी। आज उसे छुट्टी मिलने वाली थी। उसने सोचा था आज घर जाकर आराम से उससे पूछेगा क्या है जो उसे सता रहा है। तभी अदिता अंदर आई। अदिता, सो जीजू घर जाने को रेडी? शिवाक्ष, हाँ थैंक यू, तुमने मेरी इतनी केयर की। अदिता, मेरी दवाओं से ज्यादा आपको गौरी की केयर ने ठीक किया है जीजू। शिवाक्ष, हाँ लेकिन उन्हें क्या हुआ है? अदिता, मतलब वो पहले वाली गौरांगी नहीं है। अदिता, हाँ जीजू, पर क्या कर सकते हैं, ये सब उसके लिए भी बहुत था हैंडल करना। टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद गौरांगी उसे डिस्चार्ज दिलाकर घर ले आई। पूरे रास्ते वही खामोशी थी उनके बीच। गौरांगी किसी गहरी सोच में थी। शिवाक्ष, गौरी क्या हुआ है, आप ठीक है ना? गौरांगी, आपके होते हुए मुझे कहाँ कुछ हो सकता है। शिवाक्ष ने आज पहली बार उसकी आवाज में तंज महसूस किया। अब उसे वाकई में फिक्र हो रही थी। कुछ था जो उसने मिस कर दिया था। घर पहुंचकर महादेव को माथा टेक वो सबके साथ बैठा था जब अधिराज उसके पास आया। अधिराज, मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो माफ कर देना। विक्रम, अधिराज सुबह का भूला शाम को घर आए, भूला नहीं कहते। जो किया था उसकी कसूरवार तुम नहीं, रोमा थी। मीनाक्षी, हाँ सबकी जिम्मेदार तुम्हारे पापा की मौत की भी। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली, जैसे भीतर उमड़ते आंसुओं को निगल रही हो। काश, काश मैं उस वक्त समझ पाती। उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में समझ और अपनापन था, लेकिन दर्द भी। या मीनाक्षी, अब बस अपने और अधिराज पर ध्यान दो। रोमा ने जो करना था वो कर चुकी। मीनाक्षी ने उसकी ओर देखा, होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान। नहीं श्रेया, तुम्हारा दिल बड़ा है, तभी तुमने अधिराज को माफ कर दिया।
लेकिन यह सच्चाई मैं झुठला नहीं सकती कि अगर मैंने रोमा पर विश्वास कर उसे अपने घर में जगह नहीं दी होती तो अरविंद आज हमारे बीच होते। उसकी आवाज़ टूट गई भारी सांसों के बीच। उसकी नज़र शून्य में खो गई और वो लौट गई 30 साल पहले की उस रात में। फ्लैशबैक। 30 साल पहले सर्दियों की शाम थी। देहरादून की पहाड़ियों पर धुंध उतर चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मीनाक्षी ने खोला। वो थी रोमा। बाल बिखरे हुए, आंखों में लालपन, चेहरे पर थकान और होठों पर बनावटी मुस्कान। दी, मुझे आपके पास रहना होगा। उसकी आवाज में बेबसी थी, लेकिन नजरों में वही चालाक चमक जिसे मीनाक्षी ने उस समय अनदेखा कर दिया था। ब्रेकअप, धोखा, तिरस्कार, रोमा के चेहरे पर सब लिखा था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और वजह थी उसका एक्स्ट्रा अफेयर। उसने झूठ भी बोला कि उसका गर्भपात हुआ, जबकि उसने खुद बच्चा गिराया था। निर्भय ने भी उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। मीनाक्षी का दिल पिघल गया। अरविंद ने मीनाक्षी को सच भी बताया था, जो रोमा ने निर्भय को धोखा दिया था। पर मीनाक्षी पर बहन का प्यार हावी था। उसने एक नहीं सुनी और अपने परिवार की खातिर अरविंद को रोमा को वहां रहने की इजाजत देनी पड़ी। रह लो रोमा, जब तक चाहो तब तक। अरविंद मीनाक्षी के पति देहरादून के नामी डॉक्टर बन चुके थे। उनकी इज्जत, पैसा और एक प्यारा सा बेटा अधिराज। परिवार में प्यार था, सुकून था। लेकिन रोमा के आते ही सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। मीनाक्षी और अरविंद के बीच फासले आ गए। रोमा अधिराज को अपने पास करने लगी। वो अपनी मौसी के करीब हो गया था बहुत। वो जैसे हवा नहीं, तूफान बनकर घर में दाखिल हुई थी। धीरे धीरे उसका जहर फैलता गया उनके घर में। शुरुआत में रोमा मासूम सी मददगार बनकर रही। मीनाक्षी के मरीजों के अपॉइंटमेंट संभालना, अधिराज को स्कूल छोड़ना, अरविंद के कपड़े प्रेस करना, सब कुछ। अरविंद को कभी उस पर विश्वास नहीं हुआ। तब उसका विक्रम और निर्भय के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि दोनों किसी बिजनेस डील के लिए लंदन में थे और उनके पीछे से ही अरविंद की दुनिया उजड़ गई। लेकिन अरविंद ने कई बार देखा, रोमा की नज़रें ज़रूरत से ज़्यादा देर तक उस पर ठहर जाती। उसके हाव भाव में एक अनकहा इशारा था। अरविंद ने मीनाक्षी से कहा भी, मीनाक्षी, मुझे अच्छा नहीं लगता रोमा का हमारे साथ रहना। उसका स्वभाव मुझे ठीक नहीं लगता। मीनाक्षी ने हल्की सी झुंझलाहट में जवाब दिया, वो मेरी बहन है अरविंद, कहाँ जाएगी बेचारी। अरविंद चुप हो गया। वो बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन भीतर एक बेचैनी घर कर चुकी थी। कुछ महीनों बाद अरविंद को रोमा का असली चेहरा साफ दिख गया। एक रात वो अस्पताल से लौट रहा था, जब उसने घर के बाहर कार खड़ी देखी। अंदर एक अजनबी आदमी रोमा के साथ था। दोनों के बीच की नजदीकियां किसी भी रिश्ते से ज्यादा थीं। अरविंद ने बिना कुछ कहे तस्वीरें खींच लीं। अगले दिन उसने रोमा को सामने बैठाकर कहा, तुम्हें यह घर सिर्फ मीनाक्षी की वजह से मिला है, लेकिन मैं ये गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल सुबह तक ये घर छोड़ दो। जो तुम कल तक निर्भय के साथ कर रही थी, वही तुमने यहाँ शुरू कर दिया। मेरी समाज में इज्जत है, इसलिए जाओ यहाँ से। रोमा का चेहरा कसैला हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर की बजाय नफरत थी। तुम सोचते हो अरविंद मुझे निकाल दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगी? तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत 1 मिनट में मिटा सकती हूँ। अरविंद ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सच बोलने से नहीं डरता। वो गुस्से में उसे आखिरी वार्निंग देकर क्लिनिक के लिए चला गया। उस रात घर में सन्नाटा था। मीनाक्षी और अधिराज सो चुके थे। अरविंद अपने क्लिनिक रूम में फाइलें देख रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वो मुड़ा। रोमा खड़ी थी, हाथ में ट्रे। कॉफी? सोचा थोड़ी बातें कर लें, आखिरी बार। अरविंद ने अनमने ढंग से ट्रे ले ली। कुछ ही मिनटों में उसकी नजरों के आगे धुंध छा गई। उसके होंठ कांपे। तुमने इसमें? रोमा की मुस्कान जहरीली थी। कहा था ना, जो मुझे निकालने की कोशिश करेगा वो बच नहीं पाएगा। अरविंद का शरीर ढीला पड़ गया। कुर्सी से गिरते ही उसका सिर जमीन से टकराया। कुछ ही देर में वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। रोमा ने जल्दी से कमरे को साफ किया, ट्रे को धो डाला और सारी तस्वीरें व मोबाइल मिटा दिए। बाहर जाकर उसने आग लगा दी, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया और किसी को पता न चला कि अरविंद की मौत की असली वजह उसे दी गई जहर था। अरविंद के जाने के बाद मीनाक्षी टूट चुकी थी, लेकिन रोमा ने ढोंग का मुखौटा नहीं उतारा। वो हर वक्त उसके पास रहती, रो रो कर सहारा बनने का नाटक करती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन मीनाक्षी को अरविंद की एक पुरानी फाइल में छुपी तस्वीरें मिल गईं। वो तस्वीरें जो उसने रोमा के साथ उस अजनबी की खींची थी। मीनाक्षी के हाथ कांपने लगे। तो अरविंद सही थे। उसने उसी रात रोमा का सामना किया। तुमने मेरे पति की जान ली,
सिर्फ अपनी गंदी आदतें छुपाने के लिए। रोमा की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ ठंडी क्रूरता। हाँ, और अब तुम भी ज्यादा दिन नहीं बचोगी दी। अगली सुबह मीनाक्षी कार से क्लिनिक जा रही थी। रोमा ने पहले ही ब्रेक लाइन काट दी थी। तेज ढलान पर कार का कंट्रोल छूट गया। एक जोरदार धमाका हुआ, कार पलटी खाती हुई नीचे गिरी और मीनाक्षी को पूरे 10 साल बाद होश आया। वो अस्पताल में थी, मंसूरी में। तब पिछले हफ्ते ही उसने देहरादून पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तभी तो अभी भी वो पूरी तरह ठीक कहाँ थी। व्हील चेयर पर रहना पड़ सकता था उसे। मीनाक्षी ने तब समझा, रोमा ने न सिर्फ उसका घर छीना, बल्कि उसकी जिंदगी भी। वापस वर्तमान में मीनाक्षी ने आंसू पोंछे। श्रेया, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उस जहर को अपने घर में जगह देकर। मैंने सब खो दिया। विक्रम, सब भूल जाइए मीनाक्षी, उसके कर्मों का हिसाब हो गया है। आपको ऐसे देखकर अरविंद को दुख होगा। मीनाक्षी ने उन सब की तरफ देखा और आंसू साफ कर लिए। जिंदगी की नई शुरुआत थी उसके लिए भी। मीनाक्षी के सब बताने से वहां का माहौल बोझिल सा ही था। रायचंद मेंशन का माहौल उस दिन अलग सा था। सुभाष अभी अभी अस्पताल से वापस आया ही था, लेकिन उसे पूरी तरह आराम की जरूरत थी। लेकिन इस सब के बीच वो उठकर भी नहीं जा सकता था। उसकी नजरें सिर्फ गौरांगी पर ठहरी थी, जो बिल्कुल इमोशनलेस थी। सामने पता ही नहीं चल रहा था कि उसके मन में है क्या। हॉल में अभी भी सब लोग जमा थे, मीनाक्षी, श्रेया, विक्रम, निर्भय और अधिराज। अधिराज के चेहरे पर एक अजीब सा बोझ था। वो बार बार नजरें झुका रहा था, जैसे अपने अतीत का बोझ उसकी रग रग में समा गया हो। श्रेया ने उसे हल्के से इशारा किया, सिया आ रही है। सिया से उसने अभी तक कोई बात नहीं की थी। वो माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया था। उससे गौरांगी से माफी मांग ली थी उसने, और गौरांगी ने उसे माफ भी कर दिया था, यह कहकर कि जो हुआ उसमें उसकी भी गलती थी। खैर, वो अपनी जिंदगी आगे अच्छे से बिताए, यही चाहती थी वो। पर सिया, वो उससे प्यार करता था, सच्चा प्यार। उसे नहीं खोना चाहता था, पाने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। तभी उसने देखा, सिया धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुई। उसके कदमों में झिझक थी, लेकिन आंखों में सवाल। अधिराज उसकी तरफ बढ़ा, फिर अचानक वहीं रुक गया। लेकिन फिर उसने आज हिम्मत कर ही ली, और उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अधिराज, सिया, मैं जानता हूँ कि मुझसे जितनी गलतियाँ हुई हैं उनका हिसाब देना आसान नहीं है। मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई, तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, और सच्चाई यह है कि आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। सिया की आंखें नम हो गईं। प्यार तो उसने भी अधिराज से किया था, लेकिन उसका इरादा जानकर उसे नफरत की थी। आज जब सारा सच उसके सामने था, माँ वो भी करना चाहती थी, लेकिन उलझन में थी। वो कैसे करे उस पर विश्वास वो। अधिराज ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, मैंने रोमा की बातों में आकर बहुत कुछ खोया, पर तुम्हें खोना वो सबसे बड़ी सजा है जो मुझे मिली। मुझे माफ कर दो सिया, अगर चाहो तो दोस्ती से ही शुरुआत करूंगा, लेकिन एक मौका, बस एक मौका दे दो। हाल में खामोशी छा गई। विक्रम ने धीरे से सिया के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम बेटा, जिंदगी में दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर दिल साफ हो और इंसान बदलना चाहता हो तो हमें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। निर्भय ने भी सहमति में सिर हिलाया। निर्भय, हम सब ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद माफी ही वो रास्ता है जो हमें शांति देगा। मीनाक्षी ने तो जैसे अपना मन पहले ही बना लिया था। सिया, मैं माँ होकर कह रही हूँ, अधिराज बदल चुका है। रोमा की सच्चाई ने इसे तोड़ दिया है। इसे उठने का एक सहारा चाहिए, और वो तुम हो। जानती हूँ माँ, हूँ स्वार्थी हो रही हूँ, फिर भी बेटी एक बार जरूर सोचना इस बारे में। मेरे बेटे को अंधेरे की गहराइयों में जाने से तुम ही रोक सकती हो। सिया के होंठ कांपे। उसने अधिराज की आंखों में देखा। वो नफरत और गुस्सा जो कभी था, उसकी जगह अब सिर्फ पश्चाताप और सच्चा प्यार था। आखिरकार उसने हल्की सी मुस्कान दी। उसने शिवाक्ष की तरफ देखा। शिवाक्ष, सिया सब सही कह रहे हैं। पश्चाताप से बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है। तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। सिया, ठीक है अधिराज, एक मौका, लेकिन भरोसा वापस जीतना तुम्हारा काम है। शिवाश की बात सुनकर सिया को कहीं शांति मिली, और उसने हामी भर दी। अधिराज की आंखों में चमक लौट आई। उसने झुककर सिया का हाथ थाम लिया। अधिराज, ये वादा है, मैं तुम्हें फिर कभी रुलाऊंगा नहीं। हाल में सबके चेहरे पर राहत थी, लेकिन तभी सीढ़ियों से आती आहट ने सबका ध्यान खींच लिया। गौरांगी थी, शांत लेकिन आंखों में तूफान।
वो सीधे हॉल के बीच में आकर खड़ी हुई। गौरांगी, सब खुश हैं, सबको अपना अपना मोड़ मिल गया, पर मेरा क्या? शिवाक्ष ने मुझसे शादी क्यों की थी, ये आज मुझे साफ साफ पता चल गया है। श्रेया चौंक गई। गौरांगी, तुम क्या कह रही हो? गौरांगी का स्वर कांप रहा था, पर उसमें दृढ़ता थी। शिवाक्ष ने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि सिया ने उसे कहा था, क्योंकि उसे मुझे बचाना था। मैं उसके लिए कभी प्यार नहीं थी, सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। विक्रम और निर्भय ने एक दूसरे की तरफ देखा। गौरांगी, ये कैसी बात है? गौरांगी, नहीं पापा, मैं अब सब समझती हूँ। आज उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, और मुझे भी ये दिखावा नहीं चाहिए। मैंने सोचा था कि शायद वो मुझे अपने दिल से चाहता है, लेकिन सच तो ये है, मैं बस एक बोझ थी। श्रुति ने समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम गलत। गौरांगी तेज आवाज में, नहीं माँ, सच को नकारने से वो झूठ नहीं बन जाता। मैं अब और यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। उसने सबके हैरान चेहरे देखे, फिर अपनी नजरें झुका लीं। आप सब बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे अपनाया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। सबके मुंह से एक साथ निकला, गौरांगी। पर वो बिना पीछे देखे सीढ़ियां चलने लगी। कुछ ही देर में वो अपने कमरे से सूटकेस लेकर नीचे आई। श्रेया उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। गौरांगी, कम से कम सेवाग से तो बात कर लो, वो तुम्हारे लिए। गौरांगी, नहीं माँ, प्लीज मत कहिए कुछ ऐसा जो मैं कर ना सकूं। बात करने का अब कोई मतलब नहीं है। जब रिश्ता शुरू ही झूठ से हुआ है, तो उसका अंत सच से होना चाहिए। उसने सूटकेस उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ी। सब लोग पीछे पीछे गए, लेकिन उसने दरवाजे पर आखिरी बार पलट कर देखा। आंखों में दर्द, दिल में खालीपन। शिवाक्स तो जैसे कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं था। ये क्या मोड़ लिया उसकी जिंदगी ने, कुछ पता ना चला उसे। गौरांगी, आप सबका शुक्रिया, सबके लिए हमेशा दुआ करूंगी। इसके साथ ही वो दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर कार उसका इंतजार कर रही थी, माहेश्वरी हाउस लौटने के लिए। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, और उसके हर कदम के साथ मानो रिश्ते का एक धागा टूटता जा रहा था। अंदर हाल में सिर्फ सन्नाटा रह गया। सबकी आंखों में चिंता थी, क्या अलग हो जाएंगे दोनों, ये कि फैसला ले लिया था गौरांगी ने। गौरांगी को रायचंद मेंसा छोड़े 2 हफ्ते बीत चुके थे। इन दिनों में उसने किसी से कोई बात नहीं करी थी, ना इस घर में ना उस घर में। शिवास को तो जैसे उसने अपनी जिंदगी से बाहर ही कर दिया था। शिवास ने पहले तो कुछ दिन उसे संभलने के लिए दिए, लेकिन अब उसकी भी बर्दाश्त से परे था। उसकी यह खामोशी उसकी जान ले रही थी। कैसे नहीं देख रही वो कि वो उसे प्यार करता है, वो उसके लिए जिम्मेवारी नहीं है। वो उससे जब से उसने उन्हें कॉलेज में देखा, तब से चाहता था, पर कैसे बताए उसे यह? गौरांगी को सुनने को तैयारी नहीं थी। आज करवा चौथ था, पर सबके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि गौरांगी और शिवाक्ष उदास थे। श्रेया के कहने पर राजचंद मेंशन में करवा चौथ की पूजा रखी गई। सबको लगा शायद आमने सामने आए तो गलतफहमी दूर हो। रायचंद मेंशन की छत पर आज कुछ अलग ही चहल पहल थी। हवा में हल्की ठंडक थी। आंगन के बीचों बीच रंगोली सजी थी। चारों ओर दिए और फूलों की खुशबू फैली थी। चांदनी में लाल साड़ियों का रंग और भी निखर रहा था। औरतें अपने अपने थाल में करवा चौथ का साजो सामान लेकर बैठी थीं। गौरांगी भी उनमें से एक थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की बजाय एक ठंडा सा भाव था। वो चुपचाप अपनी थाल को संभाले बैठी थी, ना किसी से हंसी मजाक, ना ही नजरें इधर उधर। उसकी आंखें बस बीच बीच में शिवास की तरफ उठती, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। शिवास के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी थी। वो जानता था, आज अगर उसने गौरांगी को मनाने में देर कर दी, तो शायद ये दूरी हमेशा की हो जाएगी। व्रत का समय नजदीक आ रहा था। चांद निकलने ही वाला था। सब औरतें पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हो गईं। ढोलक की धीमी आवाज, मंत्रों की गूंज, माहौल पवित्र था। जब सिया ने देखा कि गौरांगी ने भी व्रत रखा है, उसे कुछ उम्मीद हुई, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है। पर गौरांगी जानती थी, चाहे वो उस शिवाक्ष से दूर भी हो जाए, फिर भी वो उसी की रहेगी और उससे प्यार करेगी। तभी चांद निकल आया। गौरांगी ने छलनी उठाई, पर अचानक उसकी कलाई पर किसी का हाथ आ गया। वो पलटी। शिवाक्ष था। ये व्रत तो पति के लिए रखा जाता है, शिवाक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और अगर पत्नी रूठी हो, तो पति को भी कुछ तो करने का हक है।
गौरांगी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे, सब देख रहे हैं, शिवाक्ष ने जिद्दी लहजे में कहा। देखने दो, आज सबको पता चलना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी और क्यों मैं इस शादी को अपनी आखिरी सांस तक निभाना चाहता हूँ। और जब आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं तो मेरी सलामती के लिए व्रत क्यों रखा है आपने? बोलिए। गौरांगी चुप। कोई जवाब नहीं था उसके पास। नहीं कहना था उसे कि वो उससे प्यार करती है। आखिर उसने भी तो उसे कभी कुछ नहीं बताया। और आसपास खड़े लोग चुपचाप ये दृश्य देखने लगे। शिवाक्ष ने अचानक पास रखी प्लेट उठाई और वहीं सबके सामने हाथ जोड़ दिए। गौरांगी, तुम्हें लगा मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए तुमसे शादी की थी। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में वो वजह थी, लेकिन सच ये भी है कि तब से आज तक मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता रहा हूँ। तब से जब मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा था, गाला डांस में तुम्हारे साथ डांस किया था। तुम्हारी कसम, मैं सच में चाहता था तुम्हें। और मेरा ये फर्ज नहीं, मेरी चाहत थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। वरांगी की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर ये सच होता तो आप मुझे पहले क्यों नहीं बताते? सुभाष की आवाज़ गहरी हो गई, क्योंकि डरता था कि कहीं तुम्हारी नफरत मेरे प्यार को कुचल न दे। लेकिन अब और नहीं। आज तुम मानो या ना मानो, मैं कहूँगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ गौरांगी, उतनी ही जितनी पहली बार तुम्हें कश्मीर में बर्फ में देखा था, और शायद उतनी ही जितनी पिछले जन्म में भी करता था। गौरांगी ने नजरें झुका ली। शिवाक्ष ने चलनी उसके हाथ से ले ली, उसके सामने खड़ा हो गया। आज मैं तुम्हारे लिए व्रत नहीं तोड़ूंगा जब तक तुम मुझे अपनी आंखों में वापस जगह नहीं दे देती। गौरांगी हतप्रभ थी। ये पागलपन है। हाँ, शिवाक्ष ने हल्के से हंसते हुए कहा। प्यार थोड़ा पागलपन ही होता है। ढोलक की आवाज थम गई। औरतें चांद को देख रही थीं, लेकिन यहाँ इस छत के कोने में गौरांगी और शिवाक्ष एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गौरांगी की पलकों पर आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। शिवाक्ष, अगर मैं कह दूं कि मुझे भी अब तुम्हारे बिना कुछ अधूरा लगता है। शिवाक्ष के होंठों पर एक मुस्कान आई। तो मैं कहूंगा, ये व्रत अब तुम्हारे ही हाथ से तोड़वाना है। गौरांगी ने धीरे से छलनी उठाई, उसके पीछे से चांद को देखा, फिर शिवाक्ष के चेहरे को। उसकी आंखों में अब रूठापन नहीं, सिर्फ अपनापन था। शिवाक्ष ने गिलास उसके हाथ से लिया, एक घूंट पानी पिया, फिर उसी गिलास से उसे पिलाया। उनकी उंगलियां एक पल के लिए टकराईं, जैसे कोई अदृश्य डोर जुड़ गई हो। सब रस्में खत्म हो चुकी थीं। बाकी लोग नीचे चले गए थे। कमरे में हल्की सी गुलाब की खुशबू और दियों की रोशनी थी। शिवाक्ष ने दरवाजा बंद किया। तो अब भी जा रही हो? उसने हल्के से मजाक किया, लेकिन दर्द भरे लहजे में पूछा। गौरांगी ने धीरे से कहा, नहीं, अब शायद तुम्हें छोड़ना मुश्किल होगा। शिवाक्ष उसके पास आया, उसके चेहरे से बाल हटाए। मैंने कभी तुम्हें जाने नहीं दिया गौरांगी, तुम ही थी जो खुद को मुझसे दूर रखती थी। उसने उसका हाथ थामा और माथे पर एक लंबी गहरी चुम्बन दी। गौरांगी की सांसें तेज हो गईं। शिवाक्ष, वो बस इतना ही कह पाई, क्योंकि अगले ही पल वो उसकी बाहों में थी। दियों की रोशनी में उनकी परछाइयां एक हो रही थीं। कपड़ों की सरसराहट, धड़कनों की आवाज और उस रात का सन्नाटा, सब गवाह थे कि करवा चौथ का यह व्रत सिर्फ भूख प्यास का नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच की दीवारें तोड़ने का था। सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को सुनहरा कर रही थी। हवा में ठंडक थी और उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट घुली हुई थी, शायद उस पल की जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। करवा चौथ के बाद शिवाक्ष और गौरांगी दोनों यहाँ रुद्रप्रयाग आ गए थे, सब ठीक होने पर एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने। सब खुश थे, आखिर दोनों बच्चे जो साथ थे। और शिवाक्ष ने तय किया था कि वो यहाँ त्रियोगी नारायण मंदिर में उसे सच बताएगा, उनके पिछले जन्म का। इसलिए शिवाक्ष और गौरांगी हाथों में हाथ थामे त्रियोगी नारायण मंदिर के आंगन में पहुंचे। मंदिर का इतिहास जैसे उनकी सांसों में उतर रहा था। वही जगह जहाँ सदियों पहले अग्नि साक्षी बनकर उन्हें 7 जन्मों के बंधन में बांध चुकी थी। आज फिर वही दिन था। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर उन्हें स्वागत किया। आप दोनों की आंखों में वही मिलन की चमक है जो यहाँ युगों से देखी जाती है। गौरांगी की नजर मंदिर के गर्भगृह में जली उस अखंड धुनी पर गई जो युगों से जल रही थी। जैसे ही वे वहां पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें बंद हुईं
और पलक झपकते ही सदियों पीछे का दृश्य सामने आ गया। जब पिछली बार यहाँ आई थी तब भी ऐसी ही सुखद अनुभूति हुई थी उसे, पर इस बार कुछ अलग हुआ। उसके सामने कुछ आया, एक पिक्चर जैसा कुछ। वही मंदिर, वही अग्निकुंड, वही फूल, वही दीपक की लौ, और सामने वही चेहरा शिवाक्ष का, पर एक अलग रूप में। वह उसके माथे पर सिंदूर लगा रहा था। उसके कानों में वही मंत्र गूंज रहे थे जो अभी सुनाई दे रहे थे। और फिर उसकी हथेली में हाथ कसकर थामते हुए उसने कहा था, जन्म जन्म तक तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। गौरांगी की आंखें भीग गईं। ये सिर्फ डेजा व्यू नहीं था, ये उसका अपना अतीत था। सामने शिवाक्ष था और वो समझ गई थी कि शिवाक्ष और वो दोनों पिछले जन्म के साथी हैं। दोनों ने शादी की थी यहाँ पर। वो देखती रह गई शिवाक्ष को। वर्तमान। उसने कांपते हाथों से शिवाक्ष का चेहरा छुआ। मुझे सब याद आ गया। तुम मेरे तब भी थे और अब भी हो। शिवाक्ष की आंखें गीली हो गईं। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैंने वादा निभाया गौरांगी, जन्म जन्मांतर का। मैं हर जन्म में तुम्हें मांगता हूँ गौरांगी, कल भी, आज भी और आने वाले हर जन्म में भी। चलो आज फिर से एक बार इस पवित्र बंधन में बन जाएं हम। गौरांगी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसी समय पुजारी ने विवाह की रस्में शुरू की। फूलों की बरसात होने लगी। शंख की ध्वनि हवा में घुली। 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरा जैसे उनके दिल में एक और परत मोहब्बत की भर रहा था। पहला फेरा, सुख दुख में साथ। दूसरा, विश्वास का वचन। तीसरा, परिवार की रक्षा। चौथा, दिल का बंधन। पांचवा, आत्मा का संग। छठा, सपनों का साझापन। सातवां, सिर्फ तुम्हारा और मेरा होना सदा के लिए। जब मंगलसूत्र उनकी गर्दन में पड़ा, गौरांगी की पलकों पर आंसू मोती बनकर ठहर गए। दूर के उस स्पर्श ने जैसे उनके जीवन की अधूरी पेंटिंग पूरी कर दी। दोनों ने महादेव और पार्वती माँ का आशीर्वाद लिया, हर जन्म में साथ रहने को। दोनों के बीच उस रात फूलों से सजी रात आई, जिसमें सिर्फ शिवी और गौरी थे। विवाह के बाद वे मंदिर के पास एक शांत प्राचीन हवेली में पहुंचे, जिसे शिवाक्ष ने सिर्फ इस रात के लिए सजवाया था। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था। दीवारों पर पीतल के दीपकों की कतारें, फर्श पर गुलाब और रजनीगंधा के फूल, छत से लटकते चमेली के गजरे। खिड़कियों से हिमालय की ठंडी हवा आ रही थी, पर कमरे में महक और गर्मी थी। गौरांगी ने चारों तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये सब मेरे लिए? शिवाक्ष ने उसकी कमर थामते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। क्योंकि आज की रात हम सिर्फ एक वादा नहीं, एक जीवन बांटेंगे। प्यार के भीगे पल अब दोनों के बीच, और उन दोनों का मिलन हुआ, जिसके लिए शायद दोनों दिल बहुत देर से तरस रहे थे। उसने उसके हाथ थामकर उसे पास खींचा। फूलों की पंखुड़ियां उनके पैरों के नीचे बिखर गईं। शिवाक्ष ने धीरे से उसकी पलकें चूमी, पहले दाईं फिर बाईं, फिर उसका माथा, उसके गाल, उसकी नाक, हर जगह एक धीमा आदर भरा स्पर्श। गौरांगी का दिल जैसे अपनी धड़कनों को भूल गया था। उसने उसके सीने पर अपना चेहरा रख दिया। आज मैं सिर्फ तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहती, बल्कि खुद को भी पूरी तरह तुम्हारा करना चाहती हूँ। शिवाक्ष ने उसकी ठुड्डी उठाई, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम पहले से मेरी हो, लेकिन आज हम एक हो जाएंगे। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी, दीपकों की लौ और फूलों की खुशबू। शिवाक्ष ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं और उसके होठों पर अपना नाम लिख दिया। एक लंबा, गहरा, धीमा चुंबन। गौरांगी ने पहली बार बिना झिझक उसके गले में बाहें डाल दी, जैसे सदियों का इंतजार अब खत्म हो गया हो। उसके हाथ उसकी पीठ पर सरकते गए। उसकी उंगलियां उसकी कमर की लकीरों को महसूस कर रही थीं। शिवाक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठाया और फूलों से सजे बिस्तर पर बिठाया। उनकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं टूटी। उसने उसके दुपट्टे को धीरे से हटाया और उसकी सांसें उसकी त्वचा से मिल गईं। वह पल जब वे सच में एक हो गए। बाहर पहाड़ों पर चांद अपनी पूरी रोशनी में था। अंदर फूलों और दीपों के बीच दो आत्माएं एक लय में सांस ले रही थीं। वह सिर्फ शरीर का मिलन नहीं था, यह आत्मा का संगम था। वचनों का प्रत्यक्ष रूप, मोहब्बत का चरम। हर स्पर्श, हर चुम्बन, हर आहट में एक ही बात थी, तुम हो तो मैं हूँ। सुबह की किरणें आईं और दो दिल एक दूसरे में पूरी तरह, हर तरह से एक होकर एक दूसरे में समा चुके थे। पहली किरण खिड़की से अंदर आई, फूलों पर ठहरी। गौरांगी शिवाक्ष के सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसकी मुस्कान में शांति थी। शिवाक्ष ने उसके माथे को चूमा और धीमे से कहा,
अब कोई जन्म अधूरा नहीं रहेगा। तुम हमेशा मेरी रहोगी गौरांगी। आई लव यू गौरी। गौरांगी ने आंखें खोली। उसकी उंगलियां उसके हाथ में कस गईं। और तुम मेरे, हमेशा मेरे पायलट साहब। लव यू रेंज टू इन्फिनिटी। आखिरकार उनके प्यार की अनदेखी डोर हमेशा के लिए दोनों को साथ बांध गई। दी एंड।